खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील। बोले एमएसपी थी, एमएसपी है और जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कृषि क्षेत्र के सुधारों को मिलना चाहिए मौका। विपक्ष पर ली चुटकी। बोले किसान आंदोलन पर सदन में खूब चर्चा हुई, लेकिन उसके कारणों पर कोई बोल नहीं रहा। पीएम मोदी की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत की दो टूक। बोले एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, नए कृषि कानूनों को जल्द ले वापस। किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति पर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। बोले बीजेपी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल हैं किसान विरोधी। तीनों पार्टियां मिलकर किसानों के खिलाफ रच रही साजिशें। देवभूमि में ग्लेशियर टूटने से आफत। हादसे में 20 तक पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। 202 से ज्यादा लोग अब भी लापता। नमस्कार, पंजाब डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नए कृषि कानूनों के विरोध में लंबे वक्त से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म किए जाने की अपील अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से भरोसा दिया है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगी। लेकिन किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब डिबेट में आज चर्चा करेंगे, क्या पीएम मोदी की अपील के बाद कुछ बात बनेगी? क्या पीएम मोदी के बाद का किसान आंदोलन पर असर पड़ेगा? क्या किसानों के रुख में नरमी आएगी और क्या कृषि सुधारों को एक मौका मिलना चाहिए? राज्यसभा में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और विपक्ष को एक बार फिर से भरोसा दिलाया कि एमएसपी जारी रहेगी। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन पर काफी चर्चा हुई है, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि किसान आंदोलन हो क्यों रहा है। नए कृषि कानून पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान जारी है। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच नए कृषि कानूनों पर तकरार है, तो सड़क पर किसान इस नए कानून की वापसी को लेकर महीनों से आंदोलनरत हैं। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी बात रखते हुए कृषि सुधारों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि किसानों से कोई तनाव नहीं है। कृषि मंत्री लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगी। वहीं किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब नहीं है तो क्या जरूरत है उसको? ये काम समस्या का हट दो, ने बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों के लिए एक मौका मिलने की बात कही।
पीएम मोदी ने किसानों से भी अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और किसान अड़े हुए हैं कि नए कानूनों की वापसी के बाद ही आंदोलन खत्म होगा, तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि उसकी ओर से दिए गए प्रस्तावों से बेहतर सुझाव किसानों के पास हो तो बताएं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम की अपील रंग लाएगी? क्या किसान आंदोलन का समाधान जल्द निकल सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी, अब एक नज़र सवालों पर भी डालते हैं। कई सारे सवाल हैं जिन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी पंजाब डिबेट घूमती रहेगी। किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, ये कृषि बिल पर सरकार का दावा है। मंडियों, बिचौलियों की जगह कंपनियों, व्यापारियों को भी उपज बेच सकेगा किसान। ये तमाम सारी बातें इस बिल में, लेकिन सवाल क्या है? क्या पीएम मोदी की बातों के बाद किसानों के रुख में नरमी आएगी? ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने सीधा सदन से अपील की है, क्या कृषि सुधारों के लिए एक मौका मिलना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का किसान आंदोलन पर असर पड़ेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन खत्म करिए, आगे बातचीत मिल बैठकर होती रहेगी। तो ये तमाम सवाल, इन्हीं सवालों पर आज पंजाब डिबेट में अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सदन के अंदर, क्या उस अपील का असर होगा? क्या किसान आंदोलन में नरमी आएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि चर्चा तो तमाम इन कानूनों को लेकर हुई है, लेकिन इनमें कमी क्या है ये कारण कोई नहीं बता पाया, और ये आंदोलन क्यों हो रहा है ये भी अभी तक नहीं पता है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। आम आदमी पार्टी से मनजिंदर भुल्लर हमारे साथ हैं। मनजिंदर भुल्लर जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से नरेश अरोड़ा है मेरे साथ। नरेश अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेश अरोड़ा जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर मैं पंजाब डिबेट की। प्रधानमंत्री की अपील का असर होगा, लग रहा है ऐसा? नरेश जी। पराग जी, पहले तो जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से, उसके लिए जो जिनको नुकसान हुआ, जानी नुकसान, उसके लिए श्रद्धांजलि और ईश्वर से प्रार्थना है सभी देशवासियों की ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, और बाकी बात रही जो प्रधानमंत्री के निवेदन की, जो बार बार सुनने को मिलता था विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी बोले, आगे नहीं आए, बात नहीं की, और हम हमेशा कहते थे जी कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के पक्ष में है, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है, परंतु किसानों को बात सुनने नहीं दी जा रही, किसानों को भड़काया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने सदन में सबके सामने मिनट 2 मिनट बात की और मुझे उम्मीद है कि जो किसान भाई हैं वो इस बात को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री और हमारी पूरी सरकार इस के लिए हल के लिए तैयार है, तत्पर है जी। ठीक है सर, आप बने रहिए मेरे साथ। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ मनजिंदर भुल्लर जी हैं। मनजिंदर जी, अपील प्रधानमंत्री ने भी की है और यहां पर उम्मीद भी जता रहे हैं नरेश अरोड़ा जी कि पीएम की जो अपील है उसका असर होगा। आपको लग रहा है इस आंदोलन पर कोई फर्क पड़ेगा, असर होगा? प्रधानमंत्री की अपील का यह आंदोलन नरम पड़ेगा? ये प्राग, पहले जैसे मेरे मौजूद साथी ने कहा है, मैं भी श्रद्धा के नमन भेंट करता हूं जो भी आपदा आई है उत्तराखंड में,
और अभी रही आपकी बात के वी वेलकम वट एवर हैव बीन सेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने जो बोला उसका स्वागत करते हैं, मगर उस बात पर यकीन कैसे किया जाए, क्योंकि झूठ का एक जो पुलंदा है, मतलब ये जो सरकार है बीजेपी की, जब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 11 दौर की बात हुई है और पहले 2 दौर की अगर हम बात छोड़ दें, क्योंकि पहले 2 जो मॉड्यूल्स थे बात के, दोनों में बात हो ही नहीं पाई। आउटराइटली जो फार्मर यूनियंस थी उन्होंने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि पहले में संजय अग्रवाल थे, तो फार्मर यूनियन सेड दैट कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड एंड नॉट सपोज टू हैव अ डायलॉग विद अस। और दूसरी मुलाकात में तोमर साहब आए, उन्होंने बोला कि दीज आर द कॉपीज ऑफ द बिल, आप इनको पढ़ लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। तीसरे दौर की बात से लेकर अब तक जो 8 दौर की बात हुई है, टोटल 11 दौरों में से सभी चीजें क्लॉज टू क्लॉज, वर्ड टू वर्ड समझाई गई हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता को कि वो जो माननीय सदन है, जो सबसे ट्रस्टवर्दी प्लेस ऑफ द नेशन है, और यहाँ संविधान की बात होती है, जहाँ सच्चाई की बात होती है, जिसके ऊपर सारा मुल्क चलता है, उस फसील पर खड़े होकर झूठ बोलें कि हमें तो अभी तक किसी ने समझाया नहीं है। और दूसरी बात, हम इस गवर्नमेंट पर कैसे यकीन कर लें, 8,600 करोड़ रुपए जो जीएसटी के हैं वो अभी तक बकाया है और इस सरकार ने दिए नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फार्मर्स आर जस्ट वे फॉर अ कॉल, कि एक कॉल की दूरी पे हैं। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री खुद फार्मर यूनियंस की एक मीटिंग लेते, बजाय इसके कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप प्रपोजल लेके आइए। तो फार्मर यूनियंस तो कह ही रही हैं कि वी आउटराइटली वांट ओनली टू रिपील द एक्ट, हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो अगर प्रधानमंत्री जी फराक दिली दिखाएं, बड़ा दिल करें और किसानों को बोलें कि भाई मैं आपके फायदे के लिए ये कानून लेके आया था, अगर आप लोगों को लगता है कि ये किसानी की, कृषि की, एग्रेरियन इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो वी विल विड्रॉ दीज एक्ट। और आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है, जो स्टैंड है, वो पहले दिन से क्रिस्टल क्लियर है कि अगर जो बेनिफिशरीज हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन कानूनों को नहीं मानना चाहते, वो बोल रहे हैं कि हमारे फेवर में नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी बजाय इसके कि वर्चुअली स्टेटमेंट्स जारी करें, उनको अच्छे मन से होल हार्टेडली जो है बात करनी चाहिए। और आफ्टर हैविंग ए हेल्दी डायलॉग्स विद द फार्मर यूनियंस, गवर्नमेंट मस्ट रिपील द लॉज। ठीक है नरेश जी, जवाब दीजिए सर। एक कॉल दूरी की बात प्रधानमंत्री ने पिछली बार कही थी, तो क्यों नहीं खुद आगे आकर किसानों से बातचीत की पहल करते हैं प्रधानमंत्री? ये सीधा सवाल विपक्ष लगातार उसी दिन से पूछ रहा है और आज भी यही सवाल मनजिंदर जी भी पूछ रहे हैं। पराग जी, विपक्ष होने के नाते भुल्लर साहब का इल्जाम लगाने का बनता ही है, परंतु इनको समझना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री सदन में ये बात कह रहे हैं और सबके सामने बात करें जहाँ विपक्ष भी बैठा है, तो प्रधानमंत्री का इससे बड़ा आश्वासन क्या होगा? जो ये लोगों को बरगला रहे थे विपक्ष वाले कि एमएसपी नहीं है, एमएसपी नहीं है, एमएसपी का वादा करो, प्रधानमंत्री सदन में एमएसपी का वादा कर रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। बाकी उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया बात की, हम अक्सर ये बात कहते थे कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों की आड़ में विपक्ष अपने आंदोलन को जगाए रख रहा। जो आंदोलन जीवी और परजीवी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सटीक बैठता है विपक्ष पे कि जो खुद तो कर नहीं पाए, पर अगर कहीं कुछ चल रहा है तो आग में घी डालने वाला काम किया। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज कह दी जाए उसका कुछ ना कुछ बदल किया जा सकता है, हर चीज में बदल किया जा सकता है। कानून बदलना ही, कानून को रिजेक्ट करना ही, कानून को रिपील करना ही कोई एक सोल्यूशन नहीं है। उसमें क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों की आय बढ़े? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि स्वामीनाथन आयोग में जो कुछ लिखा है वो कुछ हो? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि आने वाले समय आत्महत्या कर रहे हैं वो बंद हो जाए? तो विपक्ष की आंदोलन को जीवित रखने का एक इनको सोल्यूशन दिख रहा है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ पराग जी, आपके माध्यम से भी मैंने कई बार ये बात की कि ये विपक्ष
किसानों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष अपना 2022 का लक्ष्य साधने में लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक इनको सरकार के खिलाफ कुछ मिला नहीं। इनको लग रहा है कि किसान भोले हैं, किसान को ऐसी क्या कभी किसी विपक्ष ने जाके बताया किसानों के बीच में कि इस बिल में प्रॉब्लम क्या है? माननीय तोमर कृषि मंत्री जी ने उस दिन शरेआम बताया कि जो पंजाब का कानून है, पंजाब के कानून में किसान को सजा है, और जो केंद्र ने इस कानून बनाया है उस केंद्र के कानून में किसान कभी भी अपने आप को बाहर कर सकता है और उसमें व्यापारी को नुकसान होगा, किसान भाई को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी अगर कहीं कोई शंका, कोई शुबा, कहीं कोई डाउट है तो सरकार ने अपने जो 11 दौर की बात की, भुल्लर साहब ने एक पक्ष की बात की, मैं माफी चाहूंगा, बड़े सीनियर नेता है, कि समाज को तोड़ने का काम विपक्ष का नहीं होना चाहिए, देश को जोड़ने का काम होना चाहिए। कि ये भी बताएं कि उसमें समस्या कहाँ पे है, कानून में समस्या कहाँ पे है, कानून का किसानों को जागृति दे। मैं कहता हूँ कि शायद 4 दिन में ही लोग इनको साथ छोड़ जाएंगे, इसलिए कानून बता नहीं रहे हैं लोगों को। क्या इन्होंने बताया कि ये कितने साल पहले कांग्रेस सरकार पास कर चुकी है कि किसानों को सजा? ठीक है मनजिंदर जी, जवाब दीजिए सर। आज इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी सदन के अंदर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चर्चा तो बहुत हुई है इस कानून पर, लेकिन अभी तक कोई इसकी बिंदुवार ये नहीं बता पाया कि इसमें कमी क्या है, इससे दिक्कतें क्या हो सकती हैं, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, आंदोलन किस लिए हो रहा है, इस बात का जिक्र पीएम भी कर रहे थे। बोलिए सर। दैट पॉइंट, और आई विल क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स एंड क्वेरीज बाय माय ऑनरेबल रिस्पेक्टेड फ्रेंड जो इन्होंने रेज की हैं। पहली बात तो ये कि यूपीए और एनडीए, दीज आर द बोथ साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। अगर ये कांग्रेस रेजिम की बात कर रहे हैं तो हमारे, अगर आपकी बात लें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उतने ही दोषी हैं। और उससे पहले जब 1991 से लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, अभी हमारे प्रधानमंत्री कभी तो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और कभी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एयर बैग वाली गाड़ियां ही चलेंगी जो सिर्फ जर्मन से और अन्य जो हमारे बाहरले मुल्क हैं उनसे बनकर आती हैं। और अभी आप बात करते हैं कृषि कानूनों की, कि कृषि कानूनों में नुक्स क्या है। एमएसपी की इन्होंने बात की, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने वाली जो संस्था है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, अभी तक तो वो बॉडी भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की बात की, तो स्वामीनाथन तो बोलते हैं जो C2 फार्मूला है, जितनी लागत है, जितनी कंजम्पशन है रिसोर्सेज की, उससे 1.5 गुना ज्यादा कीमत होनी चाहिए। और अगर कोई किसान अपनी जमीन पर भी खेती करता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस होता है, जिसको हम ठेका बोल देते हैं या बटाई बोल देते हैं, उसका टोटल अमाउंट बीच में जोड़कर उसका 1.5 गुना देना चाहिए। और जो एमएसपी है वो उस क्वांटम में, उस कंपैरिजन में बढ़नी चाहिए जिस कंपैरिजन में डीजल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड और जो सीड्स हैं उनके रेट्स बढ़ते हैं। अब आ जाइए इसमें खामियां क्या हैं। पूरे कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि एमएसपी रहेगी या एमएसपी नहीं, वो अलग बात है। मेरे साथी ने जैसे बताया कि पार्लियामेंट में, सदन में प्रधानमंत्री साहब ने अभी बोल दिया कि ठीक है एमएसपी रहेगी। और दूसरी बात, अगर आपने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना है तो पंजाब में तो पहले भी प्राइवेट लोग खरीदते हैं, व्हाई यू आर गिविंग परमिशन टू सेट अप द न्यू मार्केट प्लेसेस। और अगर जो नई मंडी है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो नई मंडी ऐसे नहीं बनेगी जैसे हमारी मार्केट्स हैं, नई मंडी में बनेंगे साइलोज, क्योंकि इसका जो ये कानून है अकेले किसानों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना। अभी मंडी में जो लोग फसल को डीलोड करते हैं वो लेबर है, जो उसको जो बोरियां होती हैं उसमें भरते हैं वो लेबर है, जो उसकी सफाई शनाई करते हैं, उनको लोड करते हैं ट्रांसपोर्ट में। अगर साइलो जो अगर आप देखें तो हमारे पंजाब में भी कई जगह बने हुए हैं, उनमें डायरेक्ट ट्रॉलीज डीलोड होंगी और उनका एक सेट लेवल पर मॉइस्चर सेट किया होगा, वो सारी लेबर भी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। और दूसरी बात, कहीं भी ये पूरे कानून है जो एग्रीकल्चर प्राइस अश्योरेंस कानून है और जो दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी वाला कानून है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि अगर कोई व्यापारी, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शरेआम झूठ बोला कि इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। उसमें बाकायदा लिखा है कि 5,000 से लेके 10 लाख तक का जुर्माना है अगर कोई भी
जो धीर है कॉन्ट्रैक्ट वाली उसमें से विड्रॉ करती है। मैं लास्ट लेकिन बात देखिए मंजीतर जी मेरे दो पॉइंट हैं इसमें। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसको लॉ जी। की भाषा में बोलते हैं एड आइटम के एग्रीमेंट बाय द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय जो लॉ होता है। तो अगर आप जैसे कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे कानून में जो प्रावधान है कि आप किसी भी समय उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते हो, तो वो चीज तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पर ही खरी नहीं उतरती। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है उसमें इन्होंने ये डाल दिया एक क्लॉज कि जो भी पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट में से, ईदर फार्मर और द प्राइवेट प्लेयर, जो भी उसको उसकी किसी क्लॉज को तोड़ेगा उसको रेगुलर फाइन लगेगा और वो फाइन 10 लाख तक है। और उसमें कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि जो 1 एकड़ वाला है उसको भी 10 लाख हो सकता है, जो 5 एकड़ वाला है उसको भी हो सकता है। और सबसे जो खतरनाक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उन्होंने उस कानून में इन्होंने बोला है कि कोई भी आदमी जितना मर्जी उसका जो भंडारण कर सकता है उसकी पाइल अप कर सकता है। और पंजाब का सर्वे ये कहता है कि 86.5% जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो जो 5 एकड़ से नीचे वाला फार्मर है, ही विल नॉट बी एबल टू मेंटेन सच ए बिग जिसको गडाउन बोल देते हैं, उसकी तो इतनी क्षमता ही नहीं है। तो ये जो काला बाजारी होगी, अभी क्या है कि अगर कोई आदमी उसकी पाइल अप करता है किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज को, एसेंशियल कमोडिटीज में क्या आता है, प्याज आते हैं, आलू आते हैं, अनाज आते हैं, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं। तो अगर आप ये आजादी दे दोगे उसकी पाइल अप करने की तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन लेवल है इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को मंजीतर जी क्यों नहीं फिर विपक्ष के जो नेता है वो सदन के अंदर उठा रहे रख रहे हैं? इन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए ना फिर। क्या ये एकदम से अड़ जाना इस बात पर कि नहीं ये कानून वापस ही होंगे, अगर किन्हीं बिंदुओं पर, किन्हीं प्रावधानों पर कोई शंका है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो क्या उन पर बिंदुवार बातचीत नहीं हो सकती है? देखिए बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए। पहले और रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी की गारंटी कृषि मंत्री ने खुद कहा और साथ ही प्रधानमंत्री जब 2 बार सदन के अंदर कह चुके हैं इस बात को, तो क्या इससे बड़ा कोई आश्वासन हो सकता है? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, बिलो द बेल्ट में कोई कमेंट करना नहीं चाहता कि झूठी सरकार है। जीएसटी का 8600 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, 2.5 करोड़ नौकरियां इन्होंने बोला था, कहां गई? डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, कहां गए? सिलेंडर था, आप उसका जो ये मैं एसेंशियल, लेकिन जो व्यवस्था एमएसपी की बात जो की जा रही है, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी वो व्यवस्था तो आगे भी रहेगी ना। एमएसपी में कोई बदलाव तो हो नहीं रहा है। आप उस बात को समझिए जी। अगर अभी एमएसपी है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट फॉर, बेसिकली ये बात शुरू कहां से हुई, जो देयर वाज अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर शांता कुमार, जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, टू रीस्ट्रक्चर द एफसीआई। कि जो एफसीआई है वो नॉर्दर्न स्टेट जो है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, यहाँ से खरीद नहीं करेगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में करेगी। और हमारे पास नितिन गडकरी जी का बयान आपको याद होगा, जो हमारे ऑनरेबल ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर हैं, कि हमारे पास सरप्लस अनाज है, सो वी आर नॉट एबल टू परचेज मोर सीरियल्स और पैडी फ्रॉम द पंजाब और अदर स्टेट्स। तो ये बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि खरीद से हाथ खींच रहे हैं। और अभी जो एक आरडीएफ है और दूसरा है हमारा मार्केट कमेटी फी, उसका देखिए लॉजिक क्या दे रहे हैं कि वो तो किसान को फंड देना पड़ता है। अगर किसान फंड देता है तो हमारे पंजाब में 62,000 किलोमीटर सड़कें हैं जो मंडी बोर्ड बनाता है, और जो आरडीएफ है रूरल डेवलपमेंट फंड, उसमें जो मार्केट प्लेसेस हैं जो हमारे अगर सुसाइड विक्टिम्स हैं तो वो गवर्नमेंट उस फंड में से उनको ग्रांट या एक्सग्रेशिया ग्रांट देती हैं। अभी अगर प्राइवेट मंडी बन गई तो पहले देखिए इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा है जिसके कारण किसान यूनियंस और तमाम लोग, बार बार मेरे दोस्त कह रहे हैं कि वो लोग किसान नहीं है, वो लोग किसान, मैं भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मगर उससे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, पंजाब का बाशिंदा हूं और एक किसान का बेटा हूं। तो अगर प्राइवेट प्लेयर 2-3 साल तो करेंगे कि ठीक है आप 2000 वाली फसल का 3000 रेट दे देते हैं, 4000 दे देते हैं, विद इन कपल ऑफ ईयर्स जब जो सारा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का अगर वो बिल्कुल अनयूज्ड हो जाएगा, तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बीएसएनएल देखिए, डीडी देखिए, हमारा जो दूरदर्शन था, डीडी पंजाबी देखिए, और ये जो केबल का नेटवर्क है वो देखिए कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ी है, जो गवर्नमेंट का अमला है वो बिल्कुल खत्म हो गया। प्राइवेट स्कूल्स की, लेकिन सुविधाएं भी तो बढ़ी हैं मंजिंदर जी, इस बात को भी आप नहीं कर पाएंगे ना, सुविधाएं भी तो कितनी बढ़ गई हैं।
जी पंकज जी। मंजिंदर जी, मैं ये कह रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं, चाहे वो केबल की बात करें, चैनल्स की बात करें, सुविधाएं क्या आप नहीं मान रहे हैं कि बढ़ गई हैं? अगर सुविधाएं गला काट के तो नहीं लेनी ना पंकज जी, अगर सर रोजगार भी तो बढ़े हैं फिर। अगर हम देखिए, अगर कोई कंपनी आ रही है तो रोजगार के साधन भी तो खुल रहे हैं। खैर चलिए ठीक है, एक बार नरेश जी का हम रुख करते हैं। ठीक है नरेश जी, कई सारी बातों का जिक्र किया है मंजिंदर जी ने, कई सारे बिंदुओं को रखा है, मैं चाहूंगा उस पर स्पष्टीकरण आप दें। और जो आप बात लगातार कह रहे हैं कि खुद आश्वस्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से भी, कृषि मंत्री की ओर से, तमाम लोगों की ओर से, तो भरोसा नहीं है सर, भरोसा कैसे पैदा होगा नरेश जी? देखिए, भरोसा किसानों को हमारे ऊपर नहीं होता तो किसान हमारी सरकार कभी नहीं बनाते। मेरे भाई बुल्लर जी कह रहे थे कि ये भी किसान है, तो हर परिवार का कोई ना कोई कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन में बैठे हैं सभी उसी के लोग हैं और ये विपक्ष की हाथ है, ये कैसे मान सकते हैं। अब ये कह रहे थे किसानों को कि किसानों का नुकसान है, उसमें मैं ये कह रहा हूँ और कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कभी भी किसान उस एग्रीमेंट में से निकल सकता है। नंबर एक, उसको कोई भी किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं पड़ेगी। कृषि मंत्री ने इस चीज का आश्वासन दिया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, जिस चीज को ये बरगलाते हैं। नंबर दो। नंबर तीन, ये इस चीज में एजिटेशन में अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं कि आपकी जमीन चली जाएगी, जमीन चली जाएगी। इससे पहले डिबेट में इनके एक प्रवक्ता थे, वहां पे वो आपके प्लेटफॉर्म का यूज करके कह रहे थे कि किसान की जमीन चली जाएगी, कैसे नहीं किसान आंदोलन करे, ये बरगला रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि मंडी में टैक्स लगता है और बाहर टैक्स नहीं लगेगा। मैंने एक सवाल अभी इनसे किया था, क्या ये नहीं चाहते कि किसान की जेब में पैसा ज्यादा जाए? किसान को भी पैसा ज्यादा देना है। 2022 तक ये हमारी सरकार का मैनिफेस्टो में किया हुआ वादा है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। तीसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप इसको हो लेने दो, अगर अच्छा हुआ तो आप, अगर बुरा हुआ तो वो मोदी का, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो परमानेंट हो और वापस नहीं हो सकता, पर ये लोग जानबूझ के इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते। मैं हर बार एक चीज का एग्जांपल देता हूं पराग जी, कि जब सुप्रीम कोर्ट में सभी ये बार बार एक चीज बोलते हैं कि किसानों के साथ नहीं बैठे, किसानों के साथ बात नहीं की। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप बताइए आप किस चीफ जस्टिस के साथ बैठ के अपनी कमेटी में रखना चाहते हैं और कहाँ कौन आपका पक्ष रखे, ये बताइए। चीफ जस्टिस तक डिसाइड करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, तो भी ये लोगों ने अगली बार उस पेशी पे वकील इनका नहीं गया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो ये कहते हम उसको नहीं मानेंगे। मतलब ये था कि ये आंदोलन जीवी जो परजीवी लोग हैं वो इसका सलूशन होने नहीं देना चाहते। किसानों को वही बात बता के कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा तो बैलगाड़ी का हम हमेशा समर्थन करते रहते। आज ट्रैक्टर भी ना आता। मेरे भाई बीएसएनएल की बात कर रहे थे, मेरे भाई डेवलपमेंट रोकने की बात कर रहे थे, तो क्या हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए थे? तो क्या आज जो मशीनों से हम खेती कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए था? पहले खेती ज्यादातर अपने घरों के लिए होती थी, आज हम विश्व के बाजार में अगर सामान बेचना चाहते हैं तो हमें मंडियों के साथ साथ मार्केट में जाना पड़ेगा, हमें उस कंपटीशन से माल बनाना पड़ेगा, हमें कंपटीशन के हिसाब से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। दूसरा रहा जो ये वेयर हाउसेज की बात कर रहे थे कि छोटे किसान के पास वेयर हाउसेज नहीं होते। पिछले साल का जो बजट था, अगर हमारा बजट उठाते हैं तो हमारी सरकार ने वेयर हाउसेज के लिए अलग से एक बजट बनाया है जिसपे काम शुरू हो चुका है। वो एपीएमसी नहीं खत्म होने वाला, ये अलग से मंडी बन रही है, उसके लिए ऑप्शन है। छोटा किसान बेचारा हमेशा पिस जाता है, बड़ा किसान तो कहीं ना कहीं सरवाइव कर लेता था। फिर भी वेयर हाउसेज हर जिले में बने, ऐसी व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है, पर विपक्ष इसको कभी नहीं बताएगा। विपक्ष हमेशा उल्टी बात समझाने पे लगा हुआ। इसीलिए बड़ा अच्छा उन्होंने भी बोला कि धूपी हमेशा नाराज रहती है, किसी न किसी तरीके से उसने अपनी शिकायत रखनी है, अच्छी बात को भी बुरा कहना है।
तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से बड़ा आश्वासन कौन दे सकता है? इनको मानना चाहिए उस बात को। सभी किसान भाई मान रहे हैं। आज जब मेरी भी कई किसान भाइयों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि विश्वास हमने मोदी को विश्वास लिया था, हमने विश्वास दिया था, तो और वो अपना विश्वास जग जाहिर कर रहे हैं और बोले कि इस बात को मानने को तैयार है, पर विपक्ष मानने नहीं देगा। लेकिन नरेश जी आप ये बताइए कि एमएसपी की बात जो लगातार कही जा रही है किसानों की ओर से कि आप इसको कानूनी जावा पहनाइए, क्या ये मुमकिन नहीं है? और दूसरी बात ये कि जब आप ये कह ही रहे हैं कि मंडी सिस्टम पहले की तरह चलता रहेगा, उसके पैरेलल जो प्राइवेट व्यवस्था है वो हम दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मंडी सिस्टम को और मजबूत बनाया जाता है इसके साथ ही? फिर बिल्कुल, मोदी जी ने कहा तो है कि हम मंडियों को मॉडर्नाइज करेंगे, उसके लिए अलग से बजट दिया गया, वो काम चालू है। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा जी। देखिए, अब कोई डेवलपमेंट रातों रात नहीं हो जाती, उसके लिए पूरा तरीका होता है, पूरा सिस्टम होता है, और हमारी सरकार इसको बड़ी अच्छे से देखरेख कर रही है। माननीय कृषि मंत्री बड़े तन मन से लगे हुए हैं इसको करने के लिए, पर इसके लिए सरकार को आपको विश्वास रखना पड़ेगा सरकार के काम के ऊपर। उसको थोड़ा करके देखिए। और अमेंडमेंट्स के लिए मना नहीं किया, अमेंडमेंट के लिए भी तो राजी हैं। हर तरीके से किसान के पक्ष में ये हमारी सरकार भी है और ये बिल भी है। हम चाहते हैं उनकी आय बढ़े किसान की, हम चाहते हैं कि वो बिचौलियों से बचे, हम चाहते हैं कि किसानों की खुदकुशी रुके, हम चाहते हैं उनकी फसल का उनको दुगना दाम मिले, 1.5 गुना दाम। बिल्कुल भुल्लर साहब ठीक कह रहे थे, 1.5 गुना दाम उनकी फसल के हिसाब से मिलना चाहिए। उसी की तरफ हमारे ये कदम है, 1.5 गुना दाम उनका मिले। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये है और हम वर्ड टू वर्ड स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, ऐसी हमारी मंशा भी है और ऐसा हमारे कार्यों से दिखता भी है। देखिए, किसी न किसी को इसमें शुरुआत करनी पड़नी थी, मोदी जी ने स्पष्ट कहा। और दूसरी बात, किसी न किसी स्टेट में तो इनमें से कुछ ना कुछ एक्ट पहले से लगे हुए हैं, वो चल रहे हैं और बड़ी भली बात ही चल रहे हैं, पर इसको सेंटर ने कर दिया तो परेशानी है। सेंटर के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला तो इस मुद्दे को किसान भाइयों को और तरीके से समझा के भड़का रहे हैं, जमीन चली जाएगी और तुम गुलाम हो जाओगे। अभी तक किसकी भैंस गिरवी रख ली? दूध तो सब बेचते हैं। ठीक है मनजिंदर जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों को ये बार बार बताया जा रहा है या फिर किसान भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो फिर हमारी जमीन चली जाए, क्या इस बात का कोई जिक्र कानून के अंदर है? और किस तरह से इस बात को किसान बोल रहे हैं या फिर विपक्ष इस बात को उठा रहा है बार बार, आखिर किस आधार पर? बताता हूं। बिल्कुल, पहले तो मैं जो मेरे मौजूद दोस्त हैं पैनल में, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए दृढ़ हैं, डिसिसिव हैं कि आमदनी दुगनी कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बोला था कि दुगनी कर देंगे, मगर मैं कुछ फैक्ट्स आपके और इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो 2000 रुपए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के हमारे खाते में आने थे, उसका बजट पिछली बार था 75,000 करोड़ रुपए। तो अगर सभी को उसका फायदा देना है तो वो बजट इस बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था, जो 75,000 करोड़ से 10,000 कम करके 65,000 करोड़ रुपए कर दिया। और दूसरा, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था वो था 1 लाख करोड़ रुपए, और पिछले साल उस 1 लाख करोड़ में से सिर्फ खर्च किए गए 996 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ भी पूरा खर्च नहीं हुआ। और उसके अलावा एक 500 करोड़ रुपए जो बोल रहे हैं कि एपीएमसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखे गए थे, उसमें से भी 100 करोड़ घटा के उसको 400 करोड़ कर दिया गया है। ये कैसी सरकार है? बोलते तो ये कि हम किसान की आमदनी दुगना करना चाहते हैं, हम कृषि को ऊपर ले जाना चाहते हैं, मगर जो रेलेवेंट बजट्स हैं और टोटल 30 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें खेती के लिए कितना है? सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए। पिछली बार से 1,28,000 करोड़ रुपए से कम करके उसमें से भी जो है मार्जिनल बजट को कर दिया गया है। अभी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं पराग जी, उसमें क्लियर नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वैसे वो आपकी जमीन खरीद लेंगे। अब एक नुक्ता समझिए आप, उसमें ये लिखा है कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर आपको बताएगा कि आपने कौन सी फसल बीजनी है, कब बीजनी है, कब काटनी है, कैसे काटनी है, कहाँ बेचनी है। तो उसमें समस्या क्या है कि ये जो 10 लाख तक का फाइन है ना,
कि पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उसकी रेगुलर जो इम्प्लीमेंटेशन है एग्जैक्टली व्हेन दीज लॉज विल बी ऑन द लैंड, जब इनकी एप्लीकेशन होगी ना, तो वो इतनी मतलब इतना डरावना दृश्य है कि अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो विद इन 5 years more than 80% farmers of the Punjab will be compelled to sell their lands, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको 1, 2 एकड़ 3 एकड़ वाले को 10 लाख तक का फाइन हो गया, और दूसरी ये बात, ये कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि वो उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, मगर वो लोन कैसे ले सकते हैं ये बात कंफर्म है। और आप पंजाब में पेप्सिको ने आलू भिजवाए थे, और अभी रिसेंटली कल के पेपर में छपा है कि 1 करोड़ रुपए का जो हर्जाने का केस है वो किसानों के ऊपर पेप्सिको ने कर दिया। क्यों किया? कि वो बोलते हैं कि ये जो आलू का बीज था वो उसका हमने पेटेंट करवाया हुआ है, तो जो कुछ आलू उनकी खेत में बच गए थे उनको उन्होंने अपने खेत में जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसमें बो दिए, तो 1 करोड़ का हर्जाना। आप देखिए जिसके पास 10 एकड़ भी जमीन है, 20 एकड़ भी है, 1 करोड़ तो उसने कभी इकट्ठा नहीं देखा होगा। तो हाउ ही विल बी एबल टू टैकल दीज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स जो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ द सिनेरियो। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो बड़े एग्रावेटेड फाइन्स हैं, जब वो आदमी नहीं दे पाएगा तो, और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उसके ऊपर लोन लेने की बात है। अगर 3 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी फार्मर ने, तो उसने बोला कि 1 एकड़ में से 1 साल में मैं 2 लाख रुपए की फसल उगाऊंगा, तो 3 साल में 6 लाख हो गया। और जो फर्में हैं, अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनका 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का टर्नओवर है, तो बैंकों से लोन भी डेफिनेटली लेंगे। और उसकी उदाहरण हमारे पंजाब में अभी हम ये जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं और ये जो लिमिट्स करते हैं बैंक्स, वो हमारे पास साक्षात हमने वो सब ऑलरेडी हम हटा चुके हैं। और हम कोई मूर्ख थोड़ी है कि वो जो लोग सरहद पर जाकर बैठे हैं, आज 70 दिन हो गए, 200 से ज्यादा आदमी शहीद हो गए। तो अगर ये कानून हमारे बेनिफिट के लिए ही है, हमें कोई इनसे कोई डर नहीं है, तो व्हाई वी पीपल आर देयर। और ये जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और एक बात प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी करना चाहती थी, नरसिम्हा राव की सरकार भी करना चाहती थी, मगर वो कर नहीं पाए और इन्होंने कर दिया और ये फंस गए। तो उधर ये इधर यूपीए और ये ठीक है। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। मनजिंदर जी सुन लेते हैं। नरेश जी बोलिए सर। देखिए बुल्लर साहब, आपके सीएम साहब ने भी इन कानूनों को वेलकम किया है सब। आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई मतलब वर्बल बात हो तो अलग बात, उनके वीडियो एविडेंस है। ये तो सीएम साहब को बाद में समझ आया कि भी इससे हमें पंजाब में बेनिफिट हो जाएगा, इसका विरोध करते हैं। तो आप भी बेनिफिट लीजिए। मैं तो बीजेपी को भी बोलता हूं कि आप जेपी नड्डा जी को और अश्विनी शर्मा जी को ये बात बताइए कि लेट्स गेट द बेनिफिट। प्रधानमंत्री जी को बोले कि कानून विड्रॉ करें, और अगर आम आदमी पार्टी बेनिफिट लेना चाहती है तो बीजेपी भी बेनिफिट ले। कम से कम जो किसान है उनका नुकसान तो न हो। नहीं, सिर्फ विड्रॉल एक सोल्यूशन नहीं है। जहां जहां अमेंडमेंट की जरूरत किसानों ने बताई वो सारी लिस्ट पे एग्री हुए, पर उसके बाद भी जो विपक्ष है उनका सिर्फ एक ही तरीका है कि सरकार को झुकाना है, तो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है। देखिए कहीं अभी विपक्ष है, अभी तो उसको डिस्कस करना चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन होता है, पर सोल्यूशन अगर कोई निकालना चाहे तो। पर आंदोलन जीवित तो उसको चाहते हैं कि आंदोलन जीवित रहे। अगर कहीं ना कहीं करके सर देखिए मनजिंदर जी एक बार नरेश बोलने, उसके बाद में आपके पास आरोप पर सुन लेते हैं नरेश की पूरी ठीक है अमेंडमेंट। तो अब दिस इज नॉट इन द हैंड ऑफ आम आदमी पार्टी। विपक्ष का आम आदमी पार्टी के लीडर तो आंदोलन को चला नहीं रहे, ना ही आम आदमी पार्टी के जो ऑनरेबल हमारे कन्वीनर हैं या मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो कोई ड्राइविंग फोर्स हैं। ये तो किसान मिलने तो जा रहे हैं ना सर, उन्होंने डिसाइड करना है। तो हमारी तो विनती है बार बार इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी, और आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपको भी मैं विनती करता हूं इंडिविजुअली भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और हमारे फार्मर यूनियन की तरफ से भी, कि आप अपनी पार्टी के जो कद्दावर स्टालवर्ट लीडर्स हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बोलिए कि अगर बेनिफिशियरीज और स्टेक होल्डर्स ये कानून नहीं लेना चाहते
तो आपका भी ये बड़प्पन होगा, इसको विड्रॉ कीजिए। और अगर आप बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल माइलेज ले रही है तो बीजेपी भी पॉलिटिकल माइलेज ले ले, क्योंकि अभी ये आम आदमी पार्टी के हाथ में तो है नहीं इस आंदोलन को विड्रॉ करना। ये तो फार्मर यूनियन ठीक है, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मंजिंदर जी, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। नरेश जी अपनी बात पूरी करें। पराग जी, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माइलेज के लिए न पहले कभी कोई काम किया न आगे करेंगे। विरोध कितना भी होगा वो जो भी कानून बनेगा वो जनता की पक्ष के लिए बनेगा। माननीय मोदी जी ने भी कहा, और हर चीज जो देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो विपक्ष ही हमारा मैनिफेस्टो लेके हमें गिनाता था, और आज हम हर विपक्ष को अपना मैनिफेस्टो लेके गिनाते हैं कि जो भी हमने वादे किए उन्हीं वादों के कारण लोगों ने हमें वोट दिया था। और ये जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो हमने मैनिफेस्टो में वादा किया वो हमने पूरा किया। 370 का हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया, और भी जितने वादे थे वो भी पूरे किए, और आने वाले समय में भी करेंगे। विपक्ष इसकी माइलेज लेना चाहे तो इनकी गलतफहमी है, क्योंकि जनता इस बात को समझ चुकी है। ये जो सब गड़बड़ हुई है, सारी बयानबाजियां हुई हैं, इसमें सब समझ आ गया। प्रधानमंत्री मोदी एक एक चीज आगे क्लियर कर चुके हैं, इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता करने के लिए। किसानों की आय बढ़ानी है, हम हर हालत में बढ़ाएंगे। हाँ, अगर कुछ उसमें अमेंडमेंट करनी चाहती है तो वो की जाएगी ना। पर एक ही बात क्यों बार बार रिपीट की जाती है विपक्ष की तरफ से? किसान तो बात मानने को तैयार, अगर किसान ना मानने को तैयार होते, 4 यूनियन इनसे हटी भी हैं। किसानों के जो यूनियंस हटी हैं, उन लोगों ने जब अपने बयान दिए वो कह रहे जब सरकार मानने को तैयार है तो ये जो यूनियन है ये कौन सी है जो नहीं मान रही? एमएसपी क्या होती है ये बताने को तैयार नहीं। एमएसपी सरकार जो अपने आप खरीद करती है वो सरकार बोलने के लिए तैयार है, और हर साल एमएसपी का रेट आता है। पिछले सालों में जो खरीद हुई हमारी सरकार से पहले, उससे कई गुना, कई हजार गुना खरीद हमारी सरकार ने की है। एमएसपी का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण हम और कौन दे सकता है? सरकार की नीयत इससे ज्यादा अच्छी कौन बता सकता है? सरकार काम करके अपनी नीयत बता रही है। ये लोग सपने में बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तुम्हारी जमीन चली जाएगी। अब पेप्सिको तो पुरानी है जिसका है कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा है। माननीय भुल्लर साहब जिसका एक उदाहरण दे रहे थे, पेप्सिको तो पंजाब में पहले से, और दूसरा कई जगह तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आज डरा रहे हैं। पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट के जो थी, बीजेपी ने तो उसको और इजी किया, किसान के पक्ष में किया। और उस समय दूर था। 5 साल पहले जब आम आदमी पार्टी पंजाब से इलेक्शन लड़ी तब इन्होंने वहां ये बात नहीं की, और आज इनको पंजाब में इलेक्शन दोबारा लड़ना है, सेंटर के खिलाफ लड़ना है। इनको पता है कि कांग्रेस तो वहां पहले हुई है, बीजेपी अब वहां पे ज्यादा मजबूती से आ रही है, तो बीजेपी के ऊपर उंगली उठाई जाए। क्यों नहीं आज भी ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते? भुल्लर साहब को उठानी चाहिए। पेप्सिको का उदाहरण दिया तो साथ में कांग्रेस का उदाहरण देना चाहिए। और कहीं पे कोई दिक्कत हुई है तो बताइए। मंजिंदर जी जवाब देना चाह रहे हैं। नरेश जी आपकी बातों का एक बार सुन लेते हैं। मंजिंदर जी, ये जो 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब गवर्नमेंट बनी है तो ये जो कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह लेके आए हैं, जिनका हवाला तोमर साहब माननीय कृषि मंत्री जी ने भी दिया था संसद में जी, आम आदमी पार्टी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन पंजाब असेंबली उनका विरोध किया था और वॉकआउट किया था उसके बारे में। रिटर्न इन द मिनट रिकॉर्ड्स ऑफ द असेंबली आप उनको निकलवा कर देख सकते हैं कि वो भी इक्वली ड्रैकोनियन लॉ थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह लेके आए थे। तो स्टेट की पॉलिटिक्स ने उन्होंने एक बार उस चीज को दबा लिया, और अभी अब सेंटर उससे भी ज्यादा ड्रैकोनियन और खतरनाक लॉ लेके आया। तो अभी कांग्रेस ने एक वो जो 24 अक्टूबर को ड्रामा कर दिया, ड्रामेटिक ढंग से असेंबली का एक स्पेशल सदन कॉल करके, और उसके बाद उनके जो फूड सप्लाई मिनिस्टर है भारत भूषण आशु जी, उन्होंने बोल दिया कि स्टेट के तो किया था तो मनीष सिसोदिया जी तो गए भी नहीं वहां पे। वहां धरने क्यों नहीं दिए सर?
2022 इलेक्शन देख के ही अब सारे धरने को सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखिए अगर मैं आपकी बात से मुत्फिक भी हो जाऊं, आपने बोला कि पहले माननीय जो मुख्यमंत्री दिल्ली है उन्होंने भी इसका वेलकम किया और पहले ये भी बहुत सारा बवाल खड़ा कर दिया गया था कि दिल्ली में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। वही लोग बोल रहे थे जब दिल्ली में स्वामीनाथन कमीशन को रिपोर्ट को लागू किया गया तो तमाम बीजेपी, कांग्रेस सभी लोगों ने ये बोला कि ये तो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ तो मुट्ठी भर किसान है, यहाँ तो जो एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड एरिया है वो बहुत कम है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दिया। अगर अरविंद केजरीवाल ने एक बार, अगर आपकी बात से सहमत हो भी जाऊं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि उन्होंने वेलकम कर दिया, तो अब अभी उसी मुंह से सभी जो लोग हमें बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो इन कानूनों के पक्ष में था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू क्लियर योर लाइन। और उसके बाद बकायदा ही टॉर्न अप द कॉपीज ऑफ दीज लॉज और जो यूनियंस बैठी हुई है, जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर, उनको तमाम फैसिलिटीज, चाहे वो गुरु तेग बहादुर हॉल में जो लंगर का प्रबंधन किया गया है, जो मोबाइल टॉयलेट्स का प्रबंध है, जो वाईफाई का प्रबंधन किया गया है और जो वाटर टैंक्स, बीजेपी सरकार, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि पानी तो सबसे बेसिक अमेनिटीज है, जो सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स चार्टर है, सबसे बड़ा आज तक का समुच्चे जो यूनिवर्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो ह्यूमन राइट्स भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये बोलते हैं कि आप किसी का पानी बंद नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पानी भी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी काट दी। अगर हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पानी लेकर चले गए तो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, प्रवक्ता में बोल रहे हैं, वो तो एक टैंकर लेके गए। चलो भाई, एक टैंकर भी लेके गए तो सही, बीजेपी की तरह उनकी इलेक्ट्रिसिटी और उनका पानी तो नहीं ना काट दिया। तो ये सब बातें बोलने को बहुत अच्छी लगती हैं कि आय दुगनी करनी है और कृषि को आगे लेके जाना है, मगर इन प्रैक्टिकल व्हाट दे हैव डन, 75,000 करोड़ से जो बजट 1.25 लाख करोड़ करना था वो 65,000 करोड़ हो गया। इस बात का मेरे बड़े भाई अगर मुझे जवाब दे दे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, अगर वो 2,000 रुपए जो हमारे खाते में आने थे तो 75,000 करोड़ में से तो अभी 60% लोगों के खाते, तो बीजेपी गवर्नमेंट कैसे ये क्लेम करती है कि वी आर फॉर द फार्मर। ठीक है नरेश जी, हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपए जाएंगे और यही हमारा विपक्ष जो है, जिसको हम किसान सम्मान निधि बोलते हैं, जब पीछे माननीय प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में 90,000 लोगों को, 9 करोड़ लोगों के किसानों के खाते में जो पैसा डाला था, उसी दिन ही इन लोगों ने बोला था कि ये किसान सम्मान निधि नहीं है, किसान अपमान निधि है। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। किसान का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी को ना किसी से सीखने की जरूरत है और ना ही किसी के कहने पे हमने करना है। ये हमारा अपना फैसला था, ये हमने करना था। दूसरा, अब भी जो ये बात कर रहे हैं कि किसान को और क्या दिया, ये बता दूं, जिसका विरोध भी अपना आम आदमी पार्टी ने किया है, जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेस लगाया है। देखिए, ये सेस क्या होता है, ये एक तरीके का हेड हो गया, उसमें जो पैसा आएगा सीधा सीधा वो किसानों की फैसिलिटी के लिए जाना है, वो कहीं और नहीं। जो और कहीं से बजट आता है उसमें इधर उधर किया जा सकता है देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, पर जो हेड बन जाते हैं, जो सेस लग जाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, उसका पूरा का पूरा वो कृषि में ही लगने वाला है। उसका भी विरोध किया विपक्ष ने, जबकि वो कस्टम ड्यूटी से कम करके सरकार ने लोगों को तो फायदा दे दिया, पर एक तरीके से किसानों के लिए कितना पैसा जा रहा है वो क्रिस्टल क्लियर रहे, इसलिए वो सेस लगाया गया। इसको ये तो प्राची, ये क्या बात है कि यू स्टेप माय बैक आई विल योर्स। अगर सेस लगाना है या कोई किसान को फायदा देना है तो देयर आर नंबर ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यहाँ से किसान रेवेन्यू सरकार इकट्ठा कर सकती है और कृषि और अग्रेरियन इकोनॉमी की बेनिफिट के लिए खर्च कर सकती है। अभी इसका आप एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखिए, ये बोल दिया कि 4 रुपए जो टैक्स है कि अभी अगर एक आदमी, साधारण आदमी जो लेबरर है, जो दुकानदार है या जो कोई कराना चाहते हैं कृषकों का, तो अगर वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो उसको लगेगा कि ये 4 रुपए तो किसान का बोझ मेरे सर पर डाल दिया है।
ये जो गवर्नमेंट, अगर नंबर ऑफ अदर रिसोर्सेज आर देयर विद द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसके लिए 6,000 रुपए आप देखिए एक साल, उसी बात को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं आगे तो सर देखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि अगर अगर आपकी आवाज मिक्सअप होगी तो शायद दर्शकों को सही से समझ में ना आए। मैं चाहूंगा मनजिंदर जी एक बार क्लियर कर दें आप। बुल्लर जी, नरेश जी, जो रेवेन्यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू अक्रॉस द नेशन, कितने और इनके पास माइनिंग से पैसे आते हैं और जो तमाम सेस हैं उनसे पैसे आते हैं, जैसे मैंने जीएसटी का उदाहरण दिया, वहां से पैसे आते हैं, जो सेल टैक्स का जो वैट्स हैं उनसे पैसे आते हैं, लिक्कर का टैक्स है उनमें से पैसे आते हैं, और जो स्टेट टैक्सेस में से लेवी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखिए कि अगर एक साधारण आदमी अपने स्कूटर में 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है या डीजल डलवा रहा है अपनी कार में 1000 रुपए का, तो उसको लगेगा 100 में से 4 रुपए तो ये किसान का बोझ मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। ये दिस इज अ काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ अ फ्रिक्शन। और उसको प्रचार देखिए, ये दो चीजें इस बजट में लेके आई है सरकार। एक, इन्होंने बोला कि जो 75 साल के ऊपर वाले लोग हैं उनको आईटीआर से छूट दे दी। देखिए उसका मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जो प्रोपेगेंडा कैसे करती है, वो छूट नहीं दी गई है, वो ये है कि आपको आईटीआर भरने जाने की जरूरत नहीं है। और 65 ईयर हमारे यहाँ जो नॉर्मल एवरेज एज है, और 75 साल वालों को ये जो इन्होंने सुविधा दी है और उसको प्रचारा ये जा रहा है कि छूट दे दी है। दैट इज नॉट एग्जाम्पशन कि आपको भरने जाने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। आइडेंटिकली पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर पहले से सेस है, जैसे इन्होंने बोला कि हेड बना दिए, तो वो बता बनाने की क्या जरूरत है। वो 4% मीन टू से कि अगर कोई साधारण आदमी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो उसके माइंड में जाएगा कि ये किसानों का बोझ 4 रुपए। खैर, लेकिन देखिए सर, बात किसानों की इसलिए काफी महत्वपूर्ण भी है। इस देश में हमेशा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाती रही हैं, और आज तक किसान आबाद नहीं हो पाया। इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार इस देश के अंदर रही हो। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये बिल आए हैं और अगर सुधार की बात सरकार कर रही है मनजिंदर जी, तो क्या किसानों को एक बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब तक भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है किसानों की। अगर इन बिलों से कोई फायदा हो किसानों को, जो आपने रेज किया, इनका जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो क्या इसमें कोई नुकसान है? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन और पॉइंट आपने रेज किया, और जो मेरे अजीज मोअज़्ज़िज़ दोस्त है उन्होंने भी कहा था कि अगर ट्रैक्टर ना आता और हम बैलगाड़ी कोई प्रेज किए जाते तो डेवलपमेंट कैसे होती। दिस इज अंडर द गार्ब ऑफ डेवलपमेंट। बहुत गलत चीजें हो रही हैं। आपने बोला कि किसान के कंधे पर रखकर भी चलाई जा रही है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन भी देखना चाहिए। और दूसरा जो काउंटर करते हैं ये लोग कि पहले स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल पहले स्थिति अच्छी नहीं है। एवरेज पंजाब में 3 लोग रोज सुसाइड करते हैं, 90 आदमी एक महीने के और 1100 से ज्यादा पूरे साल के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी उंगली पर जख्म है तो आप बाजू ही काट दो। अगर वो स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। और जो अकाली गवर्नमेंट ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पर 2-3 चीजें हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी, और जो हमारे दलित भाई हैं, गरीब भाई हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, आपको आटा फ्री दे दिया, आपको दाल फ्री दे दी, आपको घी फ्री दे दिया। अरे भाई हमें नौकरियां दीजिए, हमें फ्री एजुकेशन दीजिए। जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में, क्योंकि 3 मेजर सेक्टर हैं, एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन, और तीनों में दिल्ली में काम हुआ है। अगर अग्रेरियन इकोनॉमी को आप लोगों ने अपलिफ्ट करना है तो आप यहाँ पर काम कीजिए। पहले स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अच्छी करने का एक हमें झांसा देकर और उससे ज्यादा खतरनाक चीजें हमारे कंधों पर थोप दें। ये बोल रहे हैं कि सरकारी मंडी रहेगी। अगर सरकारी मंडी रहेगी तो प्राइवेट प्लेयर को सरकार नई मंडी बनाएगा, वहां पर वो जो अपना स्टाफ रिक्रूट करेगा। तो इतना तामझाम रचने की बजाय जो गवर्नमेंट का, और पंजाब स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो एपीएमसी स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, जिसको मंडी बोर्ड बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट इन द इंडिया। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है कि अगर हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है तो उसको तोड़ फोड़ के, उसको बंद करके और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके नई चीज लाने की क्या जरूरत है। ठीक है। और इट विल टेक लॉन्ग टाइम। अगर क्लॉज टू क्लॉज और वर्ड टू वर्ड इनका जो तफसील में अगर हम मूल्यांकन करें और इसको डिस्कस करें एक्सप्लिसिटली, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ये कानून, इसमें 3-4 चीजें तो इतनी खतरनाक है। एक तो एमएसपी की बात ही नहीं है कहीं पर कि एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर प्रधानमंत्री अभी संसद में बोल रहे हैं तो उसको इस कानून में डालना चाहिए था। और दूसरा,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्लैब्स होनी चाहिए कि अगर ठीक है 5 सर। एकड़ वाला है तो उसको फाइन किस क्वांटम में होगा, अगर 50 एकड़ वाला है तो उसको किस क्वांटम में होगा। जी। और एक और खतरनाक बात, उस हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर जब चाहे किसान की मर्जी के या मर्जी के बिना अपनी सहूलत के लिए उसमें कोई भी खेत में स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। अगर आप उदाहरण के लिए सोचिए एक पल के लिए कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो अगर मेरी 5 एकड़ की जमीन के ऊपर एक बड़ा शेड या बड़ा वेयर हाउस बना दिया जाए और अगली उसमें लाइन क्या लिखी है, सेक्शन 3 या सेक्शन 5 है कि ईदर वो जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी लेट ऑफ विद द फार्मर, कि या तो उसको फार्मर को सौंप दिया जाएगा कि 3 साल बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और ये जो वेयर हाउस है इसको हम अप्रूव नहीं करेंगे, आपको दे दिया, या आप जो इसकी ये कीमत दे दें। तो अगर अप्रूव नहीं करेंगे, मेरी 5 एकड़ जमीन है, मैं एक साधारण किसान हूं, तो वो जो मल्टी स्टोरीड जहां बहुत बड़े पिलर जो अभी हम देखते हैं जमीन में डिगअप करके बना दिया गया, तो मैं तो उसको, मेरी तो सारी जिंदगी उसको उखाड़ने में निकल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब समय की कमी है, मैं चाहूंगा एक नरेश जी फाइनल कमेंट इस पर दें। नरेश जी बताइए सर, इन तमाम सवालों का क्या जवाब है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राकेश टिकैत का जो रुख है और ज्यादा कड़ा आज नजर आया, साफ तौर पर कहा प्रधानमंत्री की बातों पर जवाब देते हुए कि कानून वापस लें फिर बात करेंगे। बताइए सर, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। वो मैंने तो देखिए पहले भी कहा कि वो लोग सोल्यूशन चाहते नहीं है, पर किसान कभी भी विरोध के लिए नहीं आया। बाकी मैं भुल्लर साहब की बात मैं काट के कहूंगा कि किसान को फाइन वाली बात कही नहीं कही गई। किसान कभी भी निकल सकता है उसमें से, व्यापारी नहीं निकल सकता कानून में से, कॉन्ट्रैक्ट में से, पर किसान कभी भी विड्रॉ कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का असर किसानों पे होना शुरू हो गया है। ठीक है। टिकैत जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के। नरेश जी आपका बहुत शुक्रिया, मनजिंदर जी आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री ने आज सदन से अपील की, राज्यसभा से एक बार फिर से कहा कि इस आंदोलन को खत्म करिए, बातचीत लगातार हो रही है, आगे भी चलती रहेगी। विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का क्या असर हो रहा है अब ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है, किसान मान रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत का बयान आज साफ तौर पर यह बता रहा था कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए पंजाब डिबेट से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।